हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802 के इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जो कि है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। और उसमें हम लोगों ने फूड क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था, और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है उसमें बैलेंस डाइट क्या है उसको कंप्लीट करेंगे, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम लोग संतुलित आहार बोलते हैं। मीन्स हमारा वो आहार, वो भोजन जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट हमारा वो फूड होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें पर्याप्त क्वांटिटी में हो, जिससे कि हमारे बॉडी का मेंटेनेंस, उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट और जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन है वो आसान तरीके से और अच्छे तरीके से होते रहें। तो ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट से इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट की क्या डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज वन विच कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड इन सच क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन दैट द नीडेड फॉर द एनर्जी, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी। तो हमारा बैलेंस डाइट वो वैरायटी ऑफ फूड होता है, क्योंकि ये कोई सिंगल फूड के अंदर हमें सारी की सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में देखने को नहीं मिलती हैं। तो जो बैलेंस डाइट है वो हमारा वो वैरायटी ऑफ फूड है जिसके अंदर हमें जो बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए वो पर्याप्त क्वांटिटी और जो पर्याप्त हमारा प्रोपोर्शन है उसके अंदर हो। साथ साथ में उसमें अमीनो एसिड, विटामिन, जो हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, और जो और न्यूट्रिएंट है वो भी उसके अंदर एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। तो अगर ये सब चीजें हमारे फूड के अंदर, डाइट के अंदर बैलेंस क्वांटिटी में होंगी तो हमारी जो हेल्थ है वो भी हमें प्रॉपरली मेंटेन देखने को मिलेगी। हमारा जो वाइटलिटी है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करते हुए हमें देखने को मिलेंगे, और जो हमारी यहाँ पे जनरल वेलबीइंग है वो भी अच्छी होगी। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बैलेंस डाइट वो वैरायटी ऑफ फूड है जिसमें हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो भी हमें ठीक ठाक और अच्छी क्वांटिटी में प्राप्त होती है। अमीनो एसिड, विटामिन और जो हमारे मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट हैं वो भी पर्याप्त क्वांटिटी में होते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहती है। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं, और हमारी जो है जनरल वेलबींग वो भी अच्छी होती है। एंड ऑल्सो मेक ए स्मॉल प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, और उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए। तो आई थिंक सो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जब भी हम लोग जो बैलेंस डाइट है उसको कंस्ट्रक्ट में करते हैं, उसको अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग वहाँ पे अपने ध्यान में रखते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो जो हमारा यहाँ पे डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो लगभग हमारी जो टोटल डेली का एनर्जी का इनटेक है उसका 10 से 15% हमें अपने बैलेंस डाइट में प्रोटीन को रखना ही रखना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर हम लोग फैट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे डेली एनर्जी का इनटेक है उसका 15 से 30% के अंदर ही जो फैट है वो होना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अपने बैलेंस डाइट में फैट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो केवल 15 से 30% के आसपास ही होना चाहिए। और जो हमारी बॉडी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें उसमें उसके लिए इंक्लूड करना होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे रिच हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हमको उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये तीन हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें बैलेंस डाइट को कंस्ट्रक्ट करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला क्या हो गया कि जो प्रोटीन है वो हमारा जो टोटल एनर्जी का डेली रिक्वायरमेंट है उसका 10 से 15% प्रोटीन हमारा फूड में होना चाहिए, और जो फैट है वो 15 से 30% के अंदर ही होना चाहिए। और जो भी हमारा यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हमें कार्बोहाइड्रेट उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इंक्लूड करना होगा, और वो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बेहतर होंगे जिसके अंदर हमें नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा देखने को प्राप्त हो। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जो हमारा डाइटरी गोल है
वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, वो उसने एक हमें जो डाइटरी गोल है वो प्रॉपरली जो है रिकमेंड किया है, और इसको हम लोग प्रूडेंट डाइट के नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इसमें उसने किन किन पॉइंट को प्रॉपरली हमें यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द डाइटरी फैट शुड बी लिमिटेड टू 15 to 30% ऑफ द टोटल डेली इनटेक। तो जो हमारा टोटल डेली का इनटेक है उसमें 15 से 30% तक ही हमें जो डाइटरी फैट है वो इंक्लूड करना चाहिए। ज़्यादा फैट अगर हम लोग अपने फूड में इंक्लूड कर देंगे तो वो फिर हमारे बॉडी में स्टोर होते हुए हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा टोटल फैट है जो कि 15 से 30% है, उसमें से 10% से कम जो हमारा फैट है वो सेचुरेटेड फैट होना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ जो हमारा फैट है वो हमारा अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए। मतलब कि हमें जो हमारे रिफाइंड वगैरह है जो कि होते हैं सेचुरेटेड फैट, वो कम से कम रखना चाहिए। उसकी क्वांटिटी 10 से यहाँ पे 10% से कम होनी चाहिए, और जो हम उसके ऊपर जो भी फैट ले रहे हैं वो हमारे जो वेजिटेबल ऑयल के अनसेचुरेटेड फैट है वो हमें अपने फूड में इंक्लूडेड करने चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो WHO का हमारा तीसरा रिकमेंडेशन है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड। हमें जो हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं वो लाइक जो हमारा मैदा वगैरह है उसके एक्सेसिव यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें वो कार्बोहाइड्रेट अपने बैलेंस डाइट में फूड में इंक्लूड करना चाहिए जिसके अंदर हमें नेचुरल फाइबर्स देखने को मिलते हैं विच आर रिच इन द नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। उसके बाद में जो अगला हमारा है रिकमेंडेशन वो है सॉल्ट इनटेक शुड बी रिड्यूस टू एन एवरेज ऑफ नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। हमें जो सॉल्ट का यूज है वो हर दिन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग जो हमारा जो इंडियन फूड है उसमें देखें तो लगभग हम लोग हर दिन 15 ग्राम के आसपास साल्ट को यूज करते हैं। तो हमें अब अगर अपने बॉडी को बेहतर रखना है तो हमें इसको कम करते हुए 5 ग्राम पर डे तक रिड्यूस यहाँ पे करना चाहिए। और उसके बाद में जो अगला यहाँ पे वो रिकमेंडेशन है वो है ये है सोर्सेज रिच इन द एनर्जी लाइक फैट एंड अल्कोहल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। हमारे वो फूड जो वो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है लाइक फैट हो गए और अल्कोहल वगैरह हो गया उसको हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर देता है लेकिन उसके साथ साथ में और न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में यूज नहीं होने पाते हैं। और उसके बाद में जो इसका हमारा अगला है वो है प्रोटीन शुड बी 10 to 50% ऑफ डेली इनटेक। हमें अपने फूड के अंदर 10 से 15% के आसपास प्रोटीन को इंक्लूड करना ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली फुलफिल हो। साथ साथ में अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट भी हमें इसी से फुलफिल होते हुए देखने को मिलती है। और जो लास्ट हमारा यहाँ पे है वो रिकमेंडेशन वो है जंक फूड दैट सप्लाई एम्प्टी कैलोरीज शुड बी रिड्यूस। जो हम लोग जंक फूड वगैरह यूज करते हैं, जो हमारा हो गया चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉस वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो आई थिंक सो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है अगर उसको देखें तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, अगर हमारे जो बॉडी है उसमें जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए उसकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की कंडीशन से इंडिकेट करेंगे। और ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कराने के लिए, बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जब इनकी डिफिशियंसी होती है तो हमें बॉडी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी या डिजीज हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती हैं। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अंडर न्यूट्रिशन। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, या इसी को हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और ये कब होता है? जब हमारा जो डाइटरी इनटेक है न्यूट्रिएंट का अगर वो कम हो जाए, या जो हमारा न्यूट्रिएंट का बॉडी में अपटेक है अगर वो कम हो जाता है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम हम अगर डाइट में न्यूट्रिएंट को इंक्लूड करते हैं, या हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट उससे कम एब्जॉर्ब हो पाता है तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ जो टाइम है उसमें, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से यहाँ पे
इंडिकेट करते हैं। अगर 1-2 दिन अगर हम लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होती है। अगर हम लोग कुछ लंबे समय तक अगर जो हमारे अलग-अलग न्यूट्रिएंट हैं उनकी डाइट में उसको नहीं इंक्लूड करते हैं या हमारे बॉडी की कुछ कंडीशन ऐसी है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बॉडी में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। तो हमारा अगर हम लोग इसके जो कारण है उसको देखें तो जो हमारा पुअर अगर डाइट है तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर हमारे कोई डिजीज़ हुआ है लाइक डायरिया है या एड्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट का एब्ज़ॉर्प्शन होता है और जो उसकी मेटाबॉलिज़्म होती है, वो हमें वहाँ पे इम्पेयर खराब होते हुए देखने को मिलती है, और उस कंडीशन में हमें बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। तो या तो हमारा जो खाना है वो ऐसा है जिसमें न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशनल जो हमारी डिफिशियंसी है वो हो सकती है, या अगर किसी के कोई रोग हुआ है, डायरिया हो गया, एड्स वगैरह हो गया, या ऐसा कोई रोग जिससे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर हो जाए, तो उससे भी हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी। अब आइए अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो हमारा सबसे पहला है वो है स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो अगर कोई एक हमारा जो कह सकते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, अगर उसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें तो अगर किसी के जो अनीमिया हो गया है और उसके बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, तो वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बॉडी में कमी हो गई है, तो उसके कारण अगर हमें कोई डिजीज डेवलप होते हुए या जो डिफिशियंसी है वो डेवलप होते हुए देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से इंडिकेट करते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारा मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो कुछ न्यूट्रिएंट है अगर उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में वो नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो इसके टाइप्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग जो हमारा यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उसको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो मल्टी न्यूट्रिएंट हमारी डिफिशियंसी है या इसको हम लोग माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपरली डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो अब आइए हम लोग एक एक करके जो हमारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं उनकी डिफिशियंसी के कारण हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा विटामिन ए है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंटॉल, उसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो यहाँ पे कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ में जो हमारा होता है यहाँ पे जिराफ्थैल्मिया, उसकी भी कंडीशन हमें पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। और ये जो हमारा है जिराफ्थैल्मिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा है कंजक्टिवा का पोर्शन वो हमें ड्राई होते हुए देखने को मिलता है, और ये कंडीशन अगर प्रोलॉन्ग होती है तो उसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है, एंड इट इज ड्यू टू द विटामिन ए डिफिशियंसी। अब आइए अगर हम लोग विटामिन बी 1 की जो हमारी डिफिशियंसी है उसको देखें तो ये जो हमारा विटामिन बी 1 है इसको हम लोग थियामिन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग थियामिन की जो डिफिशियंसी है उसको देखें तो इसमें जो हमारा होता है न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज हमें पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। जो पेशेंट है उसका जो नर्वस सिस्टम है और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे हमें डैमेज वो इम्प्रॉपरली वर्क करते हुए हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा विटामिन बी 2 है जो कि कहलाता है हमारा रिबोफ्लाविन, उसकी अगर डिफिशियंसी को देखें तो इट इज कॉजिंग द इन्फ्लामेशन लेसन्स एट द माउथ एंड टंग। ये हमारा जो माउथ है और टंग है वहाँ पे हमें इसके इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में इससे अनीमिया भी कॉज हो सकता है। जो हमारा डर्मेटाइटिस है और वीकनेस है वो हमें पेशेंट में आते हुए देखने को मिलती है। तो जो अनीमिया है इसका मतलब ब्लड में जो हमारा ब्लड की जो आरबीसी है अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम लोग अनीमिया बोलते हैं। और अगर हम लोग डर्मेटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का जो स्किन है उसका इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, जिसमें स्किन में जो हमारा इचिंग है, ड्राइनेस है, या जो हमारे रेड रैसेस हैं वो हमें
जो यहाँ पे डर्मेटाइटिस है उसमें पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये सब विटामिन B2 की अगर डिफिशियंसी है उससे हमें कॉज होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगला विटामिन है जो कि विटामिन B2 है, जिसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं, अगर उसकी डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं तो इससे भी जो हमारा डर्मेटाइटिस है वो पेशेंट में होता है। डायरिया की कंडीशन उसमें जो है वहाँ पे डेवलप हो सकती है, और जो डिमेंशिया है उसकी कंडीशन भी पेशेंट में डेवलप होती है। मीन्स उसका जो होता है मेमोरी लॉस होता है, और उसको अपने जो डेली टास्क हैं उसको करने में भी डिफिकल्टी होती है। ब्रेन से रिलेटेड ये हमारी एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये हमारे B3 जो विटामिन B3 है उसकी डिफिशियंसी से कॉज होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगला विटामिन है जो कि हमारा विटामिन B5 है उसकी अगर डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं तो ये हमें रेयरली ही डिफिशियंसी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो इसमें क्या होता है कि जो टो का हमारा पोर्शन है वहाँ पे नंबनेस होता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंसेशन में हल्का सा लॉस होता है, और साथ साथ में जो फीट का एरिया है वहाँ पे जो बर्निंग की सेंसेशन या पेनफुल जो हमारा बर्निंग की सेंसेशन है वो हमें कॉज होते हुए देखने को मिलती है इन द कंडीशन ऑफ विटामिन B5 डिफिशियंसी। अब आइए हम लोग अगला जो विटामिन है उस पे आते हैं जो कि विटामिन B6 है। और अगर हम लोग इसको देखें तो इससे जो माउथ है वहाँ पे सोरनेस आता है, मतलब जो है पेशेंट का मुंह हल्का हल्का सूखा टाइप का रहता है। साथ साथ में उसका जो टंग का पोर्शन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वीकनेस आ जाती है, अनीमिया हो गया, और जो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन है वो हमारे पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। मतलब कि उसके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाहर के जो न्यूरॉन्स हैं वो या नर्व्स हैं वो हमें डैमेज होते हुए पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और ये सब विटामिन B6 की डिफिशियंसी से कॉज होता है। उसके बाद में अगर हम लोग विटामिन B9 पे आते हैं, अगर उसकी जो डिफिशियंसी है उसको देखें तो उससे जो हमारा होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन पेशेंट में डेवलप होती है, और साथ साथ में उसका जो म्यूकोसा है वहाँ पे हमें मेगलोब्लास्टिक अल्ट्रेशन देखने को प्राप्त होता है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे विटामिन है उस पे आते हैं, दैट इज विटामिन B12। और अगर हम लोग विटामिन B12 को देखें तो इससे भी जो हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो पेशेंट में होती है। उसके साथ साथ में जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है और डर्मेटाइटिस है वो हमें यहाँ ये जो हमारा डिमेंशिया है वो हमें पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इसको भी अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला विटामिन है हमारा, दैट इज द विटामिन C, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो जो पेशेंट है उसका जो गम्स हैं और जो जॉइंट्स है वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, अनीमिया की कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो सकती है, वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो डिलेड हो सकती है, हीमोरेज की कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। कहाँ पे? जो फॉलिकल्स हैं, हेयर के फॉलिकल्स हैं वहाँ पे हमें हल्का सा ब्लीडिंग टाइप का होते हुए देखने को मिल सकता है अगर विटामिन C की डिफिशियंसी होगी। अब अगर हम लोग अगला जो विटामिन है उसको देखें तो ये है विटामिन D। और अगर हम लोग विटामिन D की जो डिफिशियंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो चिल्ड्रंस हैं उनमें देखें तो उससे उनके अंदर जो डिजीज है जो कि रिकेट्स कहलाता है वो हो सकता है, जिसमें उनकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उसमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। वो जो उसकी कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो सकती है। और जो हमारे एडल्ट्स होते हैं उनमें जो ऑस्टियोमलेशिया है उसकी कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है। इसमें भी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उनमें वीकनेस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग विटामिन ई की जो डिफिशियंसी है उसको देखें तो यहाँ पे इसके जो हमारे सिम्टम्स हैं वो है लॉस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। तो उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है उसका लॉस हो जाता है, जो मसल्स हैं वहाँ पे वीकनेस आ जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, और जो बर्थ वेट है वो भी हमें कम देखने को मिलता है अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है। और जो अंतिम विटामिन है जो कि हमारा विटामिन के है, अगर उसकी डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं तो ये
इसमें अगर विटामिन के की बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो उसमें हमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो पेशेंट का प्रोलॉन्ग होते हुए देखने को मिलता है। अगर उसके किसी प्रकार का कोई घाव हो जाता है तो बहुत देर तक ब्लीडिंग उसके अंदर हमें होते हुए देखने को मिलती है विटामिन के की डिफिशियंसी के कारण। तो ये हमारे कुछ विटामिन हैं इंपॉर्टेंट, और उनकी डिफिशियंसी से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस टॉपिक का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।